हेलो फ्रेंड, दिस इज पूनम। तुम्हारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड, फिर से मैं आपके सामने जो है 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले कि हम 7 क्लासेज जो है अच्छे से कवर कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर उनको अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए अपने इस क्वेश्चन की सीरीज को जो है स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम करा रहे हैं 2011 से लेके 2022 तक जितने भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े क्वेश्चन होंगे, उन सभी को यहाँ पर हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यहाँ पे आप अपने कमेंट के द्वारा हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 29, 28, 27, 26। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 28 राज्य। इसके अलावा भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैल, नीलगाय, गाय और हिरण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बैल। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं। 28, 29, 30 या फिर 31। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 31। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमारे कई प्रश्न बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपदा कहते किसे हैं। तो वे सभी आकस्मिक घटनाएं जिससे मनुष्य का धन जन की जो है हानि होती है, इन घटनाओं को आपदा बोलते हैं। हमारी जो आपदा होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक आपदा होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित। तो बात कर लेते हैं मानव निर्मित आपदा किसको बोलते हैं और प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी घटना जो है घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपका ज्वालामुखी विस्फोट, जो बर्फीला तूफान है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन। तो ऐसे जितने भी ये आपदा होगी वो आपकी जो है प्राकृतिक आपदा के अंदर आती है। और इस पिक्चर के अंदर भी आपको कुछ घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक फैक्ट्री दिखाई जा रही है। जैसे कि आप इस चित्र को अच्छे से देख पाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो है एक फैक्ट्री में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आपका प्लेन क्रैश हो रहा है, यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये आपके जो सभी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये आपके एग्जाम्पल है मानव निर्मित आपदा के। तो चलिए अब अपने प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर आपदा को कितने भागों में बांटा गया। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेटों की विवर्तनिक हलचलों के कारण पैदा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं। सुनामी, चक्रवात, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, भूकंप। प्लेटों के विवर्तनिक हलचल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर नीचे प्लेट्स होती है उनमें जो अचानक से हलचल होती है, तो उसी के कारण जो है हमारा भूकंप आता है। भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 5। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के किस खंड में सम्मिलित होते हैं। तो जो हमारा मैप होता है उसको ना यहाँ पे उनके डायरेक्शन के हिसाब से बांट दिया जाता है। जो उत्तर की तरफ हमारा इलाका होता है, राज्य होते हैं, उनको जो है उत्तरी खंड के अंदर हम लेंगे, और जो पूर्व की तरफ होते हैं उनको पूर्वी खंड के अंदर। तो ऐसे ही आपके डायरेक्शन के हिसाब से जो है डिवाइड किए जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी खंड। इस प्रश्न को हम इस मैप के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर बात की गई है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर एक बार में आपको उसको बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, बात की गई है यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की गई है। फिर हमारा जो है पंजाब राज्य के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा और जो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये सभी जो है आपके जो है उत्तर में पड़ते हैं।
आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सभी आपके जो है उत्तर में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, हिरोशिमा में गिराया गया बम किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, बिग बॉय, स्मॉल बॉय, थिन बॉय, लिटिल बॉय। तो फ्रेंड जो हिरोशिमा में जो है आपका बम डाला गया था, उस बम का यहाँ पे जो है नाम यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लिटिल बॉय। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नागासाकी में गिराए गए बम का क्या नाम था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैडमैन, फैटमैन, थीन मैन, लिटिल मैन। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, फैटमैन। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये पहला प्रश्न था उसमें भी बॉम्ब का नाम पूछा गया और यहाँ पर भी बॉम्ब का नाम पूछा गया। देखिए मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ, आप इसको इजीली कैसे याद रख पाओगे। देखिए यहाँ पे दिया गया हिरोशिमा में गिराया गया, तो जो हिरोशिमा में गिरा गया आपका जो बम है उसका नाम यहाँ पर जो है रखा गया है लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा से बन गया आपका हीरो। तो हीरो कौन होते हैं, लड़के, और यहाँ पर दिया गया है लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का। तो इसे ऐसे कनेक्ट करके आप इसको याद रख पाओगे। इसके अलावा जहाँ पे दिया गया है नागासाकी, तो नाग का मतलब हो गया एक जहरीला सांप, और फैट मैन तो मोटा होगा तो वो और भी जहरीला होगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है मोटे सांप या मोटे नाग से रिलेट करके कुछ ऐसे इसको हम अच्छे से याद रख पाएंगे, जिससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना दोनों प्रश्न हमें कि उसका नाम कौन था, उसका नाम कौन सा था। तो ऐसे हम इसको डिफरेंस को अलग कर पाएंगे और हम इसको इजीली याद रख पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस किसकी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, पदार्थ, कणों, यौगिक, मिश्रण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पदार्थ। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। अरस्तु, रॉबर्ट बॉयल, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा रॉबर्ट बॉयल। जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो मिश्रण होता है अगर वो एक ही जैसे पदार्थों से बने हुए होते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समांगी मिश्रण। और यहाँ पर दिया गया है विषमांग मिश्रण। जो 2 पदार्थ एक तरह के होंगे और उनसे जो मिश्रण बनेगा उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन जो पदार्थ भिन्न भिन्न कैटेगरी के होंगे और उनसे जो हम मिश्रण तैयार करेंगे उसको बोलेंगे विषमांग मिश्रण। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्षार का पीएच कितना होता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 से अधिक। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हमारी यातायात के मुख्य साधन 4 है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो 4 साधन है वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 4 साधन हैं उनके अंतर्गत हम लेंगे, एक तो वायु परिवहन आपका आ जाएगा, इसके अलावा आपका एक सड़क परिवहन आएगा, और इसके अलावा बात की जाए तो आपका एक रेल परिवहन आएगा, और अंतिम जो है आपका आएगा जल परिवहन। तो यहाँ पर इन 4 परिवहन के बारे में जो है बात की गई है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली अमृतसर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, NH1, NH2, NH5, NH8। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, NH1। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि जो सम्मिलित नहीं है उस उद्देश्य के बारे में बताइए। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। हमारा सेकंड ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों तथा सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। हमारा थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। और हमारा जो अंतिम विकल्प है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जैसे कि हमारे प्रश्न बनते हैं कई बार परिभाषाओं से लेकर और रटने से लेकर, तो इन प्रश्नों को हमेशा निगेटिव जोन में आपके जो है रखते हैं। ये चीज़ निगेटिव होती है।
जो कभी भी आपका डेवलपमेंट नहीं कर सकती। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कक्षा 5 का अर्जुन अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। दत्त कार्य का मतलब होता है फ्रेंड्स गृह कार्य या होमवर्क। इससे निपटने के सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अनियमितता के कारण पता करना और अर्जुन को परामर्श देना, यानी कि उन कारणों को पता करना जिसके कारण अर्जुन जो है अपने कार्य को नहीं कर पा रहा। हमारा सेकंड ऑप्शन है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सुनिश्चित करना, सूचित करना, उसकी अनियमितता के विषय में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमेशा अगर बच्चा कोई कार्य नहीं कर पा रहा तो हमें उसके जो है उन कारणों को पता करना होगा जिनकी वजह से उसको इस कार्य को करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अनियमितता के कारण का पता करना और अर्जुन को परामर्श देना। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दत्त कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य का मतलब होगा हमारा होमवर्क। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है। हमारा सेकंड ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, उससे दूसरों को भी लाभ होता है, या फिर उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, और हमारा लास्ट ऑप्शन है उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानने के लिए आवश्यक है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनको जानने के लिए जो एक्टिविटी आवश्यक है उनको यहाँ से हमें छांटना है। तो चलिए अपने जो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षकों के कार्य में शिक्षकों की कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमारा सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कविता कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो बेस्ट है उसको हमें यहाँ पे छांटना है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन है शामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। फिर है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके पोषक तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। हमारा लास्ट ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, और हमारा लास्ट ऑप्शन है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब बच्चों को हम श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से सिखाते हैं तो अपने सामने वो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को देखते हैं कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो इससे ही उनका जो है इंद्रियों का उपयोग करना वो सीखते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे गए संदेशों को कहते हैं ईमेल, टेलीग्राम, यहाँ पे दिया गया SMS, फैक्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईमेल। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं ड्राइंग एवं पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता,
स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। और हमारा लास्ट ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब हम किसी बच्चे को मैप पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम स्थानों की, दूरी की और दिशाओं की जानकारी उसको जो है देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में, एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान को बढ़ाने की मशीन के रूप में, लिखने या पढ़ने के लिए, या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन 1, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। तो बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो है हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, रूपात्मक मूल्यांकन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है उसको यहाँ पर हमें छांटना है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन हो गया, यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि शिक्षक तथा शिष्य के दोनों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है की जाती है। हमारा सेकंड ऑप्शन है यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। थर्ड ऑप्शन हो गया यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यवहार के तीनों पक्षों को शामिल करती है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब बताइए आप कौन सा होने वाला है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमेशा जो है जब हम बच्चों को स्टडी करा लेते हैं तो उसके बाद हम उससे क्वेश्चन करके उसका मूल्यांकन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे ने किन चीज़ों को कितना सीखा, कितना ऑब्जर्व किया है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक अच्छे परीक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उत्तीर्ण करना, वैधता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमारा जो है यहाँ पर बोला गया है कि विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तीर्ण करना। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावित बनाने में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रायोगिक विधि का, प्रयोगशाला विधि का, प्रयोगशाला कार्य, या फिर प्रयोग दर्शन विधि का। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो है हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, प्रयोगशाला कार्य का। अब बात कर लेते हैं हमारे अंतिम प्रश्न के बारे में। परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आर्मस्ट्रांग को, किलपैट्रिक, स्पेंसर, जॉन ड्यूवी। तो यहाँ पर जो है हमें सही ऑप्शन को छांटना है कि ये विधि जो है किस वैज्ञानिक ने दी है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा किलपैट्रिक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे अंदर बहुत ही मोटिवेशन आता है और हम अपना प्रयास करते हैं कि अगले आने वाली वीडियो में कुछ और अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकें। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम फिर लेके आएंगे 30 क्वेश्चन की सीरीज। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।